अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले सियासी एक्टिविटी का तो आगाज़ हो चुका है और फोकस इलेक्शन ही था, लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है इसकी खिलाफ वर्जी सामने आती है ईरान की तरफ से गुज़श्ता रात। और इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर 2 कीमती जानों का 2 मासूम बच्चों की जानें भी गईं, उनका भी ज़िया हुआ। और इसके बाद एक बहस ये शुरू हुई कि आया ईरान के जो सिक्योरिटी डिज़ाइंस हैं वो है क्या। तो ईरान की जो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी है, इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के सिफारती ताल्लुकात में डेडलॉक पैदा हो गया है। आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी ईरान से न सिर्फ सफ़ीर वापस बुलाए जाने का ऐलान सामने आया, बल्कि पाकिस्तान से भी ईरानी सफ़ीर को मुल्क की हदूद को छोड़ने का कह दिया गया है। ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त में हो रही है जब गुज़श्ता रात ईरानी हदूद से किए जाने वाले हमले में 2 मासूम बच्चों की जान गई और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब गज़ा में तनाज़ा जारी है और इस तनाज़े की वजह से ख़ित्ते की सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है, ईरानी जारियत के बायस ये ख़दशात पैदा हो रहे हैं कि क्या सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है। क्योंकि गुज़श्ता कुछ रोज़ ही की अगर बात कर लें तो ये तीसरा हमला है जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सरहद पार किया गया। इससे पहले पासदारान इनकलाब की तरफ से इराक़ के इलाके शुमाली कुर्दिस्तान जबकि शाम में भी हमले की इतलात सामने आई हैं, जिसके बाद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जंग के फैलने और इसमें इजाफे के खदशात का इजहार किया है। इसी तरह अगर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की हम बात करें तो गुज़श्ता माह इस वक्त भी कशीदगी नज़र आई जब ईरान के जनूब मशरक़ी सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान और ईरान, जिसमें माजी में बिरादराना ताल्लुकात देखे गए हैं, गुज़श्ता साल अगस्त की बात की जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $5 अरब के मुआहदे भी हुए हैं। इसमें ईरान की तरफ से की जाने वाली इस खिलाफ वर्जी के पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर क्या असर होगा, जो पाकिस्तान के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनका क्या होगा, और 2 रोज़ पहले तक जो जंगी मश्क भी जारी रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके फ़ौरन बाद ये होना और डेवोस के अंदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात 1 रोज़ पहले होना और उसके बाद का इक़दाम, इसके क्या असरात होंगे ख़ित्ते के ऊपर और बिलखसूस पाकिस्तान के ऊपर, जो पहले ही अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक सिक्योरिटी सिचुएशन को डील करता आया है। क्या ईरान पाकिस्तान बॉर्डर भी इतना ही हॉट बॉर्डर बन जाएगा? इससे प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं। कसूरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पहले ही 2 हॉट बॉर्डर से डील कर रहा है, अफ़गानिस्तान की बात करें या LOC की बात कर लें, आपको लगता है ये तीसरा हॉट बॉर्डर भी क्रिएट होता जा रहा है? क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है जिस तरह से एयर स्पेस की वायलेशन हुई है, पाकिस्तान की सॉइल पे आकर ये अटैक किया गया, 2 बच्चों की इसमें कुर्बानी देना पड़ी, 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। आपको रिस्पांस कैसा लगा पाकिस्तान का फर्स्टली, और दूसरी चीज़ ये कि फ्यूचर क्या है पाक ईरान रिलेशंस का आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट? जी हाँ, फ्यूचर और पास दोनों को देखना पड़ेगा और मैं उसका जिक्र करूंगा, नहीं तो ये मामला सही तरीके से समझ नहीं आएगा। पहली बात तो ये है कि इट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, एंड मैं क्यों कहता हूं कि क्योंकि मैंने इसकी जो हाइट है हमारी रिलेशनशिप की, वो मैं 2 वाक़या 3 आपको सुनाऊंगा तो आपको बाद में समझ आ जाएगी, इसलिए मुझे अफसोस भी ज्यादा हुआ है, लेकिन समझना ही जरूरी हुआ कैसे है। पहली बात तो यह है कि उसी वक्त या उससे कुछ देर कबल हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से दावोस में। अच्छा, ईरान के जो नुमाइंदे अफगानिस्तान पे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। आपको सेंस नहीं बन रहा कि जब ये कहानी हो रही हो तो ऊपर से कुछ ये हो जाए, तो मैं सेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अंदाजे लगा रहा हूं, और यह है कि मुख्तलिफ ममालिक में पावर सेंटर्स तो होते हैं और सब खास तौर पर जो मशहूर है वो अमेरिकन पावर सेंटर्स है, एक स्टेट डिपार्टमेंट है, व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस का अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप समझ लें एक किस्म की काउंटर फॉर एक किस्म का, और फॉरेन ऑफिस प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा हुआ है, एक उनकी जो फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी है सेनेट की और हाउस की, वो बैठी हुई हैं, तो उनका मीडिया भी रोल अदा करता है। तो ये तो उनका तो पता है। ईरान का जो आइन है उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं, उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, और उसमें भी
मुझे नजर ही आ रहा है, जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है कि जी वो फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उनके एडवाइजर हमारे पास आए हुए थे अफगानिस्तान पे जो और है, सर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही थी। लग रहा है कि जी वही कर रहा हूं, तो ये लग रहा है कि इसमें बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन है और मुझे लग रहा है कि इसके पीछे हुकूमत कम है और पासदारान ज्यादा है और वो अंडर प्रेशर है पासदारान। 2-3 वाक़े हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, मैं बाद में बात करूंगा ये जो बॉर्डर के क्लैशेस हैं। एक वाक़या तो हुआ कि इजराइल ने जाके उनके जो मूसवी साहब थे सीरिया शाम में उन पे हमला किया और उनको कत्ल कर दिया। दूसरा ये है कि उनके हीरो हैं जनरल कासिम सुलेमानी, उनके मज़ार पे हमला सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है जिसमें कोई 95-100 के करीब बंदे शहीद हो गए, उनको 200-250 बंदा इंजर हो गया है, सम क्रिटिकली। तो अब इन हालात में उन्होंने फौरी तौर पर लैश बैक करना शुरू किया। पहले उन्होंने शाम पे हमला कर दिया, इराक पे हमला कर दिया कि जी हम ये जो एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी है उन पे हमला कर रहे हैं। और ये हमारी हिस्ट्री तो बड़ी पुरानी है, साल से वहां से हमारी तरफ हमले होते हैं, हमारी तरफ से भी वहां हो रहे हैं। तो पहले तो जुंदुल्ला अटैक किया करता था जी। और ये ईरान को याद रखना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मदद से जुंदुल्ला के लीडर अब्दुल करीम रिग्गी को अरेस्ट करके उन्हें हैंडओवर किया, उनका ट्रायल हुआ, उन्हें फांसी लगी और उसके बाद ये जैशुल अदल बनाया गया। अब पॉइंट ये है कि ये ठीक है हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात वो तो नहीं है जो कि दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं। हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं, फॉरेन ऑफिस है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारी फौज के लोग हैं, आपस में उनके राब्ते रहते हैं। इस पे माजी में भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो एकदम जो लैश आउट किया है वो क्या है, या तो बताएं कि भाई उनके पास प्रूफ है कि इन लोगों ने कासिम सुलेमानी के पे किया था और उनको बड़ी सख्त इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि बंदे यहाँ बैठे हैं। मैं तो नहीं समझता कि वो बलूचिस्तान में यहाँ के बैठे हुए। तो लग रहा है कि एक रिएक्शन है बाय उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको आप पासदारान कह लें, नेशनल उनकी जो IRGC है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, किसने किया मुझे नहीं पता, बहुत ही गैर दानिशमंदाना है। पाकिस्तान को क्या करना? कसूरी साहब, फिर पाकिस्तान बिफोर वी मूव टू दैट ना, ये बताइए, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि आपका अंदाजा है कि ये पासदारान का इनिशिएटिव हो सकता है, फिर क्या ये तस्वुर किया जाए कि ईरानियन स्टेट जिसके नुमाइंदे डेवोस में पाकिस्तान के वजीर आजम से मिल रहे हैं, 2 रोज पहले ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी वो रिट नहीं है कि वो स्टेट के अंदर भी बाकी एलिमेंट्स को कन्विंस करें कि हमने एंगेज करना है पाकिस्तान के साथ? देखिए, उनका वैसे ही हर एक को पता है कि उनके प्रेसिडेंट जो है वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां की जो असली फिगर है वो है आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी साहब। वो जो खुमैनी साहब हैं वो उनके हेड है और वो मैक्सिमम उन्हीं की वहां रेट चलती है। मुझे नहीं पता उनको कॉन्फिडेंस में लिया भी गया है या नहीं, तो मुझे ये पता है, मैंने खुद डील किया ईरान में कि वो सबसे जो उनकी, बल्कि प्रेसिडेंट भी जब साथ जाते हैं मिलवाने के लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान साथ जाते हैं उनको मिलवाने के लिए। तो अब ये है कि मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि अगर आपको मैं 2 वाक़े सुनाऊं कि हमारी क्या किस लेवल पे ताल्लुकात थे, कि एक मीटिंग हो रही थी कोलालमपुर में, उसमें अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी जो थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस, किसी एक कॉन्फ्रेंस में आई थी और एक और कॉन्फ्रेंस में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे। अच्छा, मैं दोनों में मौजूद था, दोनों कॉन्फ्रेंसेस में, वो एक दूसरे के बाद हो रही थी। कॉन्डोलीजा राइस ने मुझको कहा कि भी आपके ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप उनके फॉरेन मिनिस्टर को सुना आज मिल रहे हैं, वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन रखती हैं। तो मैंने कहा जी हाँ मिल रहा हूं मैं, तो उनको हमारा मैसेज दे दें कि भाई उन दिनों में हिजबुल्ला और इजराइल की जंग हो रही थी, हिजबुल्ला की तरफ से हमले हो रहे थे और मुझे कहा कि वो हमले कर रहे हैं, लेकिन उनको कह दें कि अगर हमला तल अबीब पे हुआ तो बड़े कैपिटल हरूफ में लिखा होगा मेड इन ईरान, यानी कि हम ईरान पे फिर उसका जवाब देंगे। यानी तकरीबन ये थ्रेट थी ईरान पे हमले की।
और मैंने कहा जी थोड़ी खतरनाक बात है, मैंने हर फौरन अपनी मीटिंग एडवांस की मुत्तकी हिसाब से, मैंने कहा ब्रदर ये कहानी है। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तल अवीव पे कोई मिसाइल नहीं गई। फिर ये कि अमरीका, इनके जो लारीजानी साहब हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड भी रहे हैं, बाद में शायद स्पीकर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन भी प्रेसिडेंट का लड़ा है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो मेरे दफ्तर में मुझे मिलने आए क्या कहने के लिए कि भाई आपके अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप बराए मेहरबानी हमारे मामला सेटल करा दें, ये जो न्यूक्लियर इशू के ऊपर है। हमने वोट पे अब्सटेन किया वियना में, और इंडिया ने जो है वोट दिया ईरान के इशू के ऊपर खिलाफ, यानी हमने अब्सटेन कर लिया। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी इतने ताल्लुकात उनके साथ करीब हैं कि तो बहुत ही गैर दानिशमंदाना। बिल्कुल कसूरी साहब, इसके अलावा भी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, इसके अलावा पहला पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी वो भी ईरान में खुलती है। ये बताइएगा कि अब पर्सोना नॉन ग्राटा तो कर दिया आपने, अपना सफीर वापस बुला लिया, क्या इससे एक स्टेप आगे जाके सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये केस लेके जाना चाहिए आइडियली पाकिस्तान को? वी शुड वेट अ फ्यू डेज, फॉरेन ऑफिस पे ज्यादा प्रेशर न डालें, फॉरेन ऑफिस का तजुर्बा काफी है। 10:30 जो उन्होंने किया है कि अपना सफीर बुलाया है और उनके सफीर को कहा है कि आप तशरीफ ना लाएं 10:30, मैं समझता हूं ये इस वक्त तो एज एन ओपनिंग स्टेप ठीक है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने शायद ऑलरेडी चाइना से कहा होगा, या चाइना ने पाकिस्तान को अप्रोच किया होगा, ईरान को भी अप्रोच किया होगा। चाइना ये चाहेगा कि दोनों उसके हलीफ हैं कि इस मामले को ठंडा किया जाए। हमें अपने सोर्सेज ढूंढने चाहिए जो पसे पस्ता रह के, पसे पर्दा रह के इस मामले को हल करवाएं और टेंशन लो करें, लेकिन इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद आवर नेशनल डिग्निटी। उसके लिए जो फॉरेन ऑफिस ने 10:30 कदम उठाया है, मैं समझता हूं मुनासिब है, और लेट अस सी हाउ मैटर्स गो फ्रॉम हियर। अच्छा, और ये बताइए कि इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अफगानिस्तान के ऊपर भी आपको पता है कि उस बॉर्डर पे भी स्कर्मिशेस होते हैं, मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भी यही है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए आप क्या देखते हैं कि आने वाली हुकूमत को कैसे परसू करना चाहिए इसको, कि ऐसे वाक़यात दोबारा से अगर होते हैं तो प्रिपेयर्ड रहें उसके लिए? अच्छा, ये एक जो आपने कहा ना आने वाली हुकूमत, मैं समझता हूँ एक फैक्टर और भी है जिसने एनकरेज किया है पासदारान या जो भी हैं। पाकिस्तान में सब केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन होने 8 फरवरी को, उसके बाद एक होपफुली स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। तो उन्होंने ये सोचा है कि इस वक्त पाकिस्तान शायद कोई रिस्पॉन्स जो देगा वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये भी स्टुपिडिटी है उन लोगों की जिन्होंने ये काम किया। हमारे खास नौयत के ताल्लुकात हैं और हमारे बहुत से लोग वहां जाते हैं मज़ारात पे भी, और तो ताल्लुकात की नौयत ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए बड़े केयरफुली हमें सोचना पड़ेगा। और ये इंडिया और आपने अफगानिस्तान को जो जिक्र किया, ये तो तारीखी मसाइल है, ईरान से इस नौयत के नहीं है। मैं मानता हूँ ईरान के हमारी तरफ से हमले हुए हैं, मैंने आपको जुंदुल्ला का जिक्र किया, फिर ये पिछले दिनों भी हमला हुआ, उनके किसी पुलिस स्टेशन पे उनके 11 गार्ड्स मारे गए हैं। तो ये हमारी तरफ भी 3-4 बंदे मरे थे। तो ये तरीका नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। और एक न्यूक्लियर पावर जिसकी मिसाइल्स की बड़ी एक्यूरेसी है पाकिस्तान की, और बड़ी पावरफुल हमारी स्टैंडिंग आर्मी है, तो किस ख्याल से किया है, एक मैं तो नहीं समझता कि इसमें को किसी ने सोच समझ के नहीं किया, एक रिएक्शन दिया है कि भाई वो कासिम सुलेमानी साहब के मज़ार पे भी हुआ और उनका शाम में बंदा मारा गया, इजराइल ने मार दिया। तो वो ये समझते हैं कि शायद अपना पब्लिक ओपिनियन जो है उसको इस तरह खुश कर सके उनकी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और कसूरी साहब, लास्ट क्वेश्चन ये, जिस तरह से आपने खुद कहा कि सीरिया के अंदर भी ईरान ने 3 दिन पहले अटैक किया है, फिर 11 मिसाइल इराक के ऊपर दागे उन्होंने, और अब पाकिस्तान को भी हदफ पर ले लिया, तो आपको लगता है कि कोई ईरान जो है वो इस स्ट्रैटेजी को परसू कर रहा है कि जो खित्ते के अंदर उनके सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं या फिर सिक्योरिटी जो अहदाफ हैं उसको वो सिंगल हैंडेडली खुद ही डिटर्मिन करेगा और बाद में एग्जीक्यूट कर देगा विदाउट केयरिंग फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस? नहीं, ये इतना आसान नहीं है।
एक इसका ये होगा नतीजा कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो जाएगी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब में। और मैं तो नहीं चाहूंगा कि हम इस तरह बने कि हम कोई ईरान के मुखालिफ गिने जाएं, लेकिन हर चीज का कोई एक्शन का रिएक्शन होता है ना। ये ठीक है कि ईरान को यह गिला था पाकिस्तान से कि जी हमसे आपने एग्रीमेंट किया था ईरान इंडिया गैस पाइपलाइन का, तो वो हमने तो नहीं, वो तो सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो हम क्या करें, हम तो चाहते थे कि वो बने। तो उसका तरीका यह है कि हालात, उम्मीद ये थी कि जल्दी एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि पाकिस्तान ईरान को कायल कर सकेगा, अमेरिका कायल कर सकेगा कि जनाब जिस तरह रूस से आपने लोगों को तेल लेने दिया, उनसे तो आपकी जंग हो रही थी यूक्रेन में, तो हमें ईरान से आपकी डायरेक्ट जंग तो नहीं है, तो आपने सैंक्शन अगर लगाई हैं तो हमारी इकोनॉमिकली हमारे बड़े मसाइल हैं और हमारी जो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ईरान पूरी कर सकता है। तो उसका भी ये तरीका था, उसका ये तरीका तो नहीं है जो आपके सामने अब नजर आया। बिल्कुल डिप्लोमेटिकली इसको डील करना चाहिए था, और जो तरीक़ाकार ईरान की तरफ से इख्तियार हुआ है इससे यकीनन बायलैटरल रिलेशंस भी अफेक्ट होंगे। बहुत शुक्रिया, कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही था कि उनके लिए ये सरप्राइजिंग चीज़ है कि एक तरफ डेवोस में मुलाकात हो रही है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, और दूसरी तरफ से ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जो कि फ़िलहाल समझ से बाला तरह, लेकिन पाकिस्तान का इनिशियल रिस्पॉन्स उनको ठीक लगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आके इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की जो एयर स्पेस की वायलेशन है उसके बाद आज दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी बेशक फ़िल वक्त वापस ना आएँ और अपने सफ़ीर को भी हम वापस बुला रहे हैं। इस सूरत हाल में बहुत से लोग जो कि तारीख़ को करीबी नज़र से देखते हैं वो इस बात पर हैरान भी हैं कि ताल्लुकात एक लंबे अरसे के लिए काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन अब आकर स्कर्मिशेस का होना और बायलैटरल टॉक्स जो हैं उनका सस्पेंड होना इस तरह से, इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, इसी को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ तजिया निगार फैसल वड़ाइच साहब मौजूद हैं और डिजिटल मीडिया पे काफ़ी बड़ा उनका फुटप्रिंट है। फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि ईरान की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है आउट ऑफ नोवेयर, ये सिर्फ वाहिद एक फ्रंट नहीं है जो वो खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि सीरिया में भी पिछले 3 दिनों के अंदर उन्होंने रेड की है। इसके अलावा अगर इराक की बात की जाए वहाँ भी 11 मिसाइल दागे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि हिस्ट्री को आप करीब से देखते हैं, इस पर तजिए भी करते रहे हैं, तो ईरान की जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरफ जाना चाह रही है? क्या खित्ते में अपने सिक्योरिटी डिज़ाइंस को वो इस तरह ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? शुक्रिया मुजम्मिल। असल में जो नजरियाती स्टेट्स और नजरियाती लोग भी होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि जिस नजरिए को वो जिसका प्रचार करके वो ताकत में आए होते हैं या कायम होते हैं, उस नजरिए को जब वो मटीरियली डिफेंड नहीं कर पाते, जब उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते, तो वो फिर इस तरह की हरकतों पर आते हैं जो इसका मतलब ये भी होता है कि वो अपने फेलियर के करीब हैं। अब आप जानते हैं कि ईरान की जो गवर्नमेंट है ये एक नेशन स्टेट की तरह की गवर्नमेंट नहीं है। ये वलायतुल फ़क़ीह की आइडियोलॉजी पर कायम 79 के बाद एक इनकलाब के जरिए आई हुई हुकूमत है। तो इसका स्टेटेड एजेंडा अपने कौमी परचम के साथ दूसरा परचम इनका मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल होते हैं। और जहां भी आयतुल्लाह ख़ोमेनी और इनके टॉप लीडर्स बैठते हैं, पीछे उन्होंने गुंबद सगरा का और उसका बैतुल मक़दस का, मस्जिद अक्सा का उन्होंने पीछे बैनर लगाया होता है। तो इस सारे पिछले 40 साल से ऊपर के 44 ईयर्स में जब अब वक्त आया है कि इन्होंने डिफेंड करना था अपनी इस आइडियोलॉजी के एक कोर एस्पेक्ट को, कि जब वहां पर हमला हो रहा है फलस्तीन में और ये वहां एक फीडर भी, एक दूध का डब्बा भी, एक पानी का ग्लास भी नहीं भेज पा रहे, तो अब ये आइडियोलॉजी कोलैप्स हो रही है उनकी, कि जिस पे उन्होंने जिस जज्बातीपन में से एक बहुत अहम पॉइंट ये था, इस पे अपने साथ लोगों को मिला के एक इनकलाब लेकर आए थे जिस पर ये आज तक कायम भी हैं, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब देखें, ये इराक पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, उन ममालिक पे जो इनके लिए हॉस्टाइल एक अरसे से नहीं थे। तो अब ये उस आइडियोलॉजी को डिफेंड ना कर पाने के बाद अब इनके पास कुछ चारा नहीं है कि इर्द गिर्द के ममालिक पे हम